इस कहानी की शुरुआत में हम सर्गेई को देखते हैं जो अपने सौतेले भाई डिमित्री के साथ स्कूल में था। डैड निकोलाई उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। निकोलाई सर्गेई को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो कमजोर और दिमाग से बीमार थी। तुमने उसे पिछले 2 सालों से नहीं देखा, इसीलिए उसकी मौत से तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। डिमित्री पूछता है कि क्या मॉम के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। निकोलाई बताते हैं कि जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं उनके नसीब में अंतिम संस्कार नहीं होता। हम शिकार करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को जार शेर दिखाई दिया है। अगर तुम दोनों मर्दों के साथ रहकर शिकार करोगे तो बहादुर बनोगे और तुम्हें मजा आएगा। ये सब बातें करके वो फ्लाइट में बैठ जाते हैं। शिकार के लिए वो नॉर्दर्न गाना पहुँचते हैं। निकोलाई एक हिरण का शिकार करते हैं। वो सर्गेई से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पर मौत से कभी भी डरना मत। ये शिकार है और हम शिकारी, इसीलिए हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। निकोलाई डिमित्री से कहते हैं कि जरा खुद को देखो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। अगर तुम इसी तरह रहे तो कभी भी मर्द नहीं बन पाओगे। डिमित्री को काफी बुरा लगता है। रात को सब कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं। सर्गेई डिमित्री से कहता है कि डैड की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उन्हें तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। डिमित्री कहता है कि डैड ऐसे ही है और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि डैड मुझे आपकी तरह इज्जत कभी नहीं देंगे। एक आदमी निकोलाई से पूछता है कि शेर खाने के लिए शिकार करता है तो आखिरकार आप किसी लिए शिकार करते हैं। निकोलाई कहते हैं कि जार शेर ने अब तक 3000 लोगों को मारा है। मेरा मानना है कि किसी महान को मारने के बाद ही हम महान बन सकते हैं। अगले दिन सब दोबारा जार शेर को ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगते हैं। अलेक्सेई निकोलाई से कहता है कि मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। निकोलाई कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम बिना किसी मकसद के इस दुनिया में घूम रहे हो। तुम जैसे कमजोरों के पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आखिरकार मैं तुम जैसे कमजोरों और बेकार इंसान का पार्टनर क्यों बनूं? मैं यहाँ अपने बेटों को शिकार का मजा दिखाने के लिए लेकर आया हूँ और तुम मेरा मजा खराब कर रहे हो। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। एलेक्सेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। डिमित्री सर्गेई से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार पापा जार शेर को मार दे ताकि वो महान बन जाए और हमें दोबारा यहाँ ना आना पड़े। सर्गेई कहता है कि महान बनने के चक्कर में हमें बराबरी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। गन की मदद से जार को मारने में कोई महानता नहीं है। अगर पापा उसे अपने हाथों से मारे तब वो महान कहलाएंगे। तभी जार शेर वहाँ जाता है। सर्गेई डिमित्री को अपने पीछे छिपने के लिए कहता है और शेर की तरह बंदूक तान देता है, पर वो जार शेर को गोली नहीं मारता और उसकी आंखों में देखने लगता है। सर्गेई को शांत देखकर जार शेर भी उस पर हमला नहीं करता, लेकिन तभी निकोलाई जार शेर पर गोली चला देते हैं, जिससे जार शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो सर्गेई पर हमला कर देता है। निकोलाई दोबारा जार शेर को गोली मारते हैं, पर जार शेर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो सर्गेई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम नॉर्दर्न गाना में कैलिप्सो को देखते हैं। वो अपनी दादी के कार्ड से खेल रही थी। दादी कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये कार्ड सिर्फ खेलने की चीज है, पर ऐसा नहीं है। ये कार्ड्स हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। ये कहकर वो कैलिप्सो को 3 कार्ड चुनने के लिए कहती है। कैलिप्सो 3 कार्ड निकाल लेती है। दादी बताती है कि पहले कार्ड का मतलब है कि तुम्हारे परिवार की औरतें बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। दूसरा कार्ड का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत ही ज्यादा भयानक हादसा होने वाला है और तीसरा कार्ड खतरे को दिखाता है। तुम्हारे बड़े होने पर मैं तुम्हें एक खास चीज देने वाली थी, पर कार्ड के हिसाब से तुम्हें उस चीज की जरूरत पहले ही पड़ जाएगी। ये कहकर वो कैलिप्सो को एक मैजिकल पोशन देते हैं। वो कहती है कि इस पोशन का नुस्खा हमारी जनरेशन की मदद से हमारी फैमिली को मिला है। उस पोशन की बोतल पर एक निशान बना हुआ था। कैलिप्सो उस निशान के बारे में पूछती है। दादी बताती है कि ये पापा लेगबा की आत्मा का निशान है। ये पोशन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। जो कोई भी इस पोशन को पिएगा उसके जख्म बहुत ही तेजी से ठीक हो जाएंगे। तुम्हें जल्दी इसकी जरूरत पड़ेगी, पर याद रखना तुम अपने मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। कुछ वक्त बाद कैलिप्सो अपने मॉम डैड के साथ सफारी पर चली जाती है, पर उसे जानवरों को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दादी के दिए हुए कार्ड को देखने लगती है और अपने पेरेंट्स को बिना बताई कार से उतरकर जंगल में चली जाती है। आगे जाकर उसे जार शेर दिखाई देता है, जिसने सर्गेई
को अपने मुंह से पकड़ा हुआ था। जार शेर सरगेई के साथ कुछ नहीं करता पर उसका खून सरगेई के गांव में चला जाता है। जार शेर सरगेई को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। सरगेई की हालत देखकर कैलिप्सो चौंक जाती है और दादी का दिया हुआ मैजिकल पोशन उसे पिला देती है, जिसकी वजह से सरगेई को कुछ विजन दिखाई देने लगते हैं पर उसे होश नहीं आता। कैलिप्सो अपने पेरेंट्स को सरगेई के बारे में बताती है। पेरेंट्स रेनफोर्स गार्ड्स को वहां बुला लेते हैं। गार्ड्स सरगेई को हेलीकॉप्टर में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। कैलिप्सो सरगेई के हाथ में दादी जी का दिया हुआ कार्ड रख देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सरगेई का इलाज करते हैं पर सरगेई की सांसें चलना बंद हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मगर उस पोषण की वजह से सरगेई 3 मिनट बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। जार शेर का खून उसके खून के साथ और डीएनए में मिल जाता है, जिससे उसे जार शेर की पार्ट्स मिल गई थी। सरगेई को जिंदा देखकर डॉक्टर हैरान हो जाती है। सरगेई डॉक्टर से कार्ड के बारे में पूछता है पर डॉक्टर को कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ वक्त बाद निकोलाई और डिमित्री वहां आ जाते हैं। वो सरगेई को लेकर घर आ जाते हैं। सरगेई को अपनी मॉम का लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ पर तुम्हारे डैड ने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी अपने डैड की तरह नहीं बनोगे। निकोलाई सरगेई को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुमने जार शेर पर गोली ना चलाकर डिमित्री और खुद की जान खतरे में डाली। तुम अपनी मॉम की तरह कमजोर हो। अगर तुम इसी तरह कमजोर और डरते रहे तो तुम्हारे दुश्मन इस चीज का फायदा उठाएंगे। एक दिन तुम्हें मेरा सारा बिजनेस संभालना है और डिमित्री वापस पढ़ाई पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा। ये कहकर वो सरगेई को जार शेर का कटा हुआ सिर दिखाते हैं। जार शेर के सिर को देखकर सरगेई को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आपने इसे मार दिया पर मेरे हिसाब से जार शेर को आपको मार देना चाहिए था। ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। रात को सरगेई कुछ पैसे और अपना पासपोर्ट लेकर घर से भागने लगता है, मगर डिमित्री उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार आप मुझे डेट के साथ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। सरगेई कहता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसीलिए मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ हम मॉम के साथ पिकनिक पर जाते थे। ये कहकर सरगेई वहाँ से चला जाता है, जिससे डिमित्री को काफी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। सरगेई एक शिप में बैठकर रशिया चला जाता है। वो पिकनिक वाली जगह पर जा रहा था पर अचानक वहाँ जंगली भैंसों का एक झुंड आ जाता है। उन्हें देखकर सरगेई बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक भैंसा सरगेई के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सारे भैंसे उसके पास से निकल जाते हैं, जिस वजह से सरगेई को कुछ नहीं होता। झुंड के निकल जाने के बाद वो भैंसा भी वहाँ से चला जाता है। सरगेई उस जगह पर चला जाता है जहाँ वो अपनी मॉम के साथ पिकनिक पर आया करता था। सरगेई उसी जगह पर रहने लगता है और धीरे धीरे उसे अपनी पार्ट्स का अंदाजा हो जाता है। एक दिन उसे कुछ शिकारी मिलते हैं जो जंगली भैंसों को मारकर उनके सींग काट कर ले जा रहे थे। सरगेई अपने लाइन विजन की मदद से बहुत दूर से उन्हें देख लेता है और उन्हें रोकने के लिए जाता है। इतने वक्त में शिकारी वहाँ से जा चुके थे। सिर्फ 2 आदमी वहाँ बचते हैं। वो सरगेई को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सरगेई उन दोनों को मार देता है। फिर हम प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं। क्रेवेन प्लेन की मदद से अपनी मॉम की प्रॉपर्टी में आ जाता है। डिमित्री उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है। डिमित्री के पास एक खूबी थी कि वो किसी की भी आवाज की नकल कर सकता था। वो निकोलाई की आवाज निकालकर क्रेवेन को हैरान करने की सोचता है, पर क्रेवेन को पहले से ही इसके बारे में पता था, इसीलिए वो हैरान नहीं होता। कुछ शिकारी क्रेवेन की मॉम की प्रॉपर्टी में आकर जंगली भैंसों को मार देता है और उनके सींग लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। क्रेवेन उनके ट्रक के सामने आ जाता है पर वो शिकारी नहीं रुकते, तो क्रेवेन ट्रक में जाकर 4 शिकारियों को मार देता है। वो एक शिकारी के कान को अपने मुंह से फाड़ देता है। ये देखकर एक शिकारी डर जाता है और अपने साथी के साथ गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। क्रेवेन अपने लाइन विजन की मदद से गाड़ी के नंबर देख लेता है। वो शिकारी अपने बॉस के पास जाकर उसे सारी बातें बताता है, पर वहाँ उसे क्रेवेन मिलता है। उसने पहले ही बॉस को मार दिया था। क्रेवेन क्रॉसबो की मदद से उसे भी मार देता है और अपनी डायरी में से उसका नाम काटकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम कैलिप्सो को देखते हैं। उसकी दोस्त समांथा की हत्या हो गई थी, इसीलिए कैलिप्सो उसके अंतिम संस्कार में जाती है। क्रेवेन भी वहाँ जाता है और कैलिप्सो को वही कार्ड देता है जो कैलिप्सो ने पोषण पिलाने के बाद सरगेई के हाथों में दिया था। कार्ड को देखकर कैलिप्सो हैरान हो जाती है। क्रेवेन कहता है कि अगर उस दिन तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दोस्त समांथा की डेथ हुई है और
फिर भी पुलिस सेमियोन चोरनी का कुछ नहीं कर रही। पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही चोरनी को मार दिया है। कैलिप्सो को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो घर जाकर न्यूज आर्टिकल्स पढ़ती है और उसे पता चल जाता है कि चोरनी को सच में जेल में मार दिया गया है। इसीलिए अगले दिन कैलिप्सो क्रेवेन से मिलने के लिए जाती है। क्रेवेन कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें शुक्रिया कैसे कहूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल को मार दिया। कैलिप्सो कहती है कि मैंने तुम्हें किसी को मारने के लिए नहीं कहा था, मैं खुद एक वकील हूँ, पर तुमने उसे मारकर बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे डेड को जानती हूँ, क्या तुम भी उनकी तरह एक गैंगस्टर हो? क्रेवेन कहता है कि मैंने अपने डेड को हमेशा बुरे काम करते हुए देखा, उन्हें लग रहा था कि बड़ा होकर मैं उनके नक्शे कदम पर चलूंगा, पर तुमसे मिलने के बाद मैं एकदम बदल गया और अपने डेड से दूर चला गया। अब मैं अपने डेड जैसे बुरे लोगों को मारने का काम करता हूँ। न्यूज वाले मुझे हंटर कहकर बुलाते हैं, पर मुझे क्रेवेन नाम पसंद है। मैं लंदन में नहीं रहता, मैं अपने भाई को छोड़कर चला गया था, तो मैं उससे मिलने के लिए अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। खैर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फर्म में क्लाइंट गलत काम करते हैं और मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें बुरे काम करने वाले लोगों के नाम है। अगर तुम उन लोगों की जानकारी मुझे दे दो तो मैं उन्हें खत्म कर सकता हूँ। कैलिप्सो कहती है कि अगर तुम ऐसे लोगों से दुश्मनी रखोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारे अपने लोग खतरे में पड़ जाएंगे और उस वक्त तुम्हें इस चीज का अफसोस होगा। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम एलेक्सेई को देखते हैं, वो अपने साथी जॉन को लेकर चोरनी के साथियों से मिलने के लिए जाते हैं। एलेक्सेई चोरनी के साथियों को अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है। एक साथी कहता है कि मैंने सुना था कि लोग तुम्हें राइनो कहकर बुलाते हैं, पर तुम्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि तुम एक राइनो हो। एलेक्सेई अपने पेट में लगे एक ट्यूब को खोल देता है, जिस वजह से उसकी स्किन सख्त होने लगती है और वो राइनो में बदलने लगता है। चोरनी का साथी एलेक्सेई को चुप करके मारने की कोशिश करता है, पर एलेक्सेई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने शरीर से गोलियां निकाल लेता है। वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। चोरनी का दूसरा साथी दोबारा एलेक्सेई को शूट करने लगता है, लेकिन तभी एलेक्सेई का स्पाइनर दूर से उस आदमी और उसके गार्ड्स को मार देता है। चोरनी के दो साथी बच जाते हैं और एलेक्सेई उन्हें अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है, तो पहला साथी दूसरे साथी को गोली मारकर एलेक्सेई का पार्टनर बन जाता है। एलेक्सेई के कहने पर चोरनी का साथी निकोलाई को मारने के लिए उनके होटल में जाता है, मगर निकोलाई को उसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने गार्ड्स की मदद से चोरनी के साथी और एलेक्सेई के साथियों को मार देता है। डिमित्री भी होटल में था, मगर गोलियों की आवाज से डरकर पियानो के नीचे छिप गया था। इससे निकोलाई को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मेरे खुद के क्लब में मेरे ऊपर अटैक हुआ, पर फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। ये कहकर वो डिमित्री को धक्का मारकर दूर कर देते हैं। एलेक्सेई को अपने साथियों के मरने के बारे में पता चल जाता है। उसे क्रेवेन की रशियन जेल से भागने की वीडियो मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि सर्गेई ही क्रेवेन है, इसीलिए वो फॉरेनर को क्रेवेन को मारने का काम देता है। फॉरेनर उसी जेल में चला जाता है जहाँ चोरनी की हत्या हुई थी। वो वहाँ हंटर के निशान ढूंढने लगता है, पर पुलिस गार्ड वहाँ जाता है। फॉरेनर अपनी पावर का यूज करके गार्ड को इल्यूजन में फंसा देता है और उसकी गन छीन कर उसे मार देता है। फिर हम क्रेवन को देखते हैं। आज डिमित्री का बर्थडे था, इसीलिए वो डिमित्री के साथ क्लब में चला जाता है। निकोलाई भी वहाँ जाते हैं और तीनों साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। डिमित्री को बहुत नशा चढ़ जाता है, इसीलिए क्रेवन उसे घर लाकर सुला देता है और खुद भी डिमित्री के घर में सो जाता है। मगर क्रेवन को अपनी मोम की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो सो नहीं पाता, इसीलिए वो बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह उठकर क्रेवन घर के अंदर जाता है, पर वहाँ उसे डिमित्री नहीं मिलता और उसके बेड पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर क्रेवन घबरा जाता है। वो टेरेस पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ गुंडे डिमित्री को पकड़कर एक कार में ले जाते हैं। क्रेवन टेरेस से नीचे कूद जाता है, पर उसे एक खरोच भी नहीं आती। वो तेजी से दौड़कर कार का पीछा करने लगता है। क्रेवन गाड़ी के ऊपर चढ़कर खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, पर पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और गाड़ी से नीचे गिर जाता है। वो गुंडे डिमित्री को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। क्रेवन एक जाल की मदद से हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो हेलीकॉप्टर को नहीं रोक पाता और नदी में गिर जाता है। इतने वक्त में हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। क्रेवन कैलिप्सो के पास जाकर उसे सारी बातें बताता है और उससे मदद मांगता है। कैलिप्सो अपने सोर्सेज की मदद से उन गुंडों का पता लगाने लगती है। क्रेवन निकोलाई के पास जाता
होता है। निकोलाई बताते हैं कि वो लोग डिमित्री को छोड़ने के बदले $20 मिलियन मांग रहे हैं। मुझे पैसे में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मैंने पैसे दे दिए तो मैं कमजोर लगूंगा और मेरी जिंदगी भर की मेहनत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्रेवेन कहता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया और कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। अगर डिमित्री को कुछ हो गया ना तो उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। निकोलाई कहते हैं कि डिमित्री को अकेला छोड़कर तुम गए थे, मैं नहीं, मैंने तो उसका ध्यान रखा। डिमित्री के किडनैप होते ही उसका मरना तय हो गया था, पर मेरे पैसे देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रेवेन कहता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि आखिरकार एक महान इंसान कैसा होता है और आज आपको देखकर मुझे पता चल गया कि महान इंसान किसे कहते हैं। ये कहकर वो कैलिप्सो के पास चला जाता है। कैलिप्सो अपने क्लाइंट की मदद से डिमित्री को किडनैप करने वाला गुंडे का पता लगा लेती है। फॉरेनर के कहने पर ही उस क्लाइंट ने कैलिप्सो को किडनैपर का पता दिया था, पर फॉरेनर फिर भी उस क्लाइंट को मार देता है। कैलिप्सो क्रेवेन को फोन पर किडनैपर के ठिकाने के बारे में बता देती है जो टर्की में थे, तो क्रेवेन प्लेन लेकर टर्की चला जाता है। क्रेवेन उस मोनेस्ट्री में पहुंच जाता है जहां डिमित्री का किडनैपर था। क्रेवेन पॉइजन नीडल की मदद से गार्ड्स को मारकर अंदर चला जाता है और दूसरे गार्ड्स को मारने लगता है। गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोगों को क्रेवेन के बारे में पता चल जाता है और उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन क्रेवेन एक शेर की तरह उन सबको मार देता है। वो किडनैपर को खिड़की से नीचे लटका देता है और उसे डिमित्री के बारे में पूछता है। तभी दूर से एलेक्सेई के साथी रॉकेट शूट कर देता है। क्रेवेन किडनैपर को लेकर खाई में कूद जाता है, पर वो किडनैपर को अपने ऊपर पकड़कर रखता था जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। किडनैपर क्रेवेन को उसका नाम लेकर बुलाता है जिससे क्रेवेन हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा और मेरा भाई कहाँ है। किडनैपर कहता है कि राइनो में मुझे यहाँ भेजा था, पर अब वो हम दोनों को मार देगा। अचानक बिल्डिंग का मलबा उनके ऊपर गिर जाता है जिस वजह से वो दोनों नीचे दब जाते हैं। रॉकेट से हमला करने वाले एलेक्सेई के साथ ही क्रेवेन की डेड बॉडी ढूंढने के लिए वहाँ आते हैं और मलबे में डेड बॉडी ढूंढने लगते हैं, मगर क्रेवेन पहले से मलबे से बाहर निकल चुका था। वो उन दोनों को मार देता है और कैलिप्सो को बताता है कि किसी राइनो ने डिमित्री को किडनैप किया है, उसने मुझे मारने के लिए टर्की बुलाया और उसे तुम्हारे बारे में भी पता चल गया, इसीलिए तुम जल्दी से कार्गो टर्मिनल पर चली जाओ, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। कैलिप्सो अपने दादाजी का दिया हुआ पाउच लेकर फर्म से निकल जाती है। फॉरेनर टर्की की मोनेस्ट्री में पहुंच जाता है। वहां उसे डेड बॉडी में पॉइजन नीडल मिलती है जो रोसरी पिल के पॉइजन से बनी हुई थी। दो पुलिस ऑफिसर्स फॉरेनर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर फॉरेनर अपनी पावर की मदद से उन्हें इल्यूजन में फंसा देता है और पॉइजन नीडल की मदद से उन दोनों को मार देता है। फिर हम एलेक्सेई को देखते हैं। उसे लग रहा था कि क्रेवेन मर चुका है, जिससे वो काफी खुश था। वो डिमित्री से कहता है कि तुम नहीं जानते, पर हम पहले मिल चुके हैं जब जार शेर ने सरगेई पर हमला किया था। इसके अलावा तुम्हें ये बात सुनकर बहुत बुरा लगेगा कि निकोलाई ने तुम्हारे बदले में $20 मिलियन देने से मना कर दिया। वो किडनैपर तुम्हें नहीं बल्कि सरगेई को किडनैप करने के लिए आए थे, पर उस वक्त सरगेई घर पर नहीं था। उसने हमेशा की तरह मुझे अकेला छोड़ दिया, जिस वजह से हमें तुम्हें किडनैप करना पड़ा और इससे मेरा काफी फायदा हुआ। ये कहकर डिमित्री को भी क्रेवेन की जेल से भागने वाली वीडियो दिखा देता है। एलेक्सेई डिमित्री को अपनी मेडिसिन दिखाते हुए कहता है कि प्रोफेसर माइल्स वॉरेन इंसानी ताकत को 10 गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे ताकतवर बनना था, इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ गया। उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरा शरीर एक राइनो की तरह मजबूत हो गया, पर इससे दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। जब तक मैं इस मेडिसिन को अपनी बॉडी में लगी ट्यूब में लगा कर रखता हूँ मैं एकदम नॉर्मल रहता हूँ, पर इस ट्यूब को हटाते ही मैं राइनो में बदल जाता हूँ। खैर, अब मैं तुम्हारे डेट के बिजनेस पर कब्जा करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बनो। डिमित्री कहता है कि मुझे भी मेरी पूरी जिंदगी कमजोर समझा गया और मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ, पर सिर्फ ताकतवर बनने के लिए मैं तुम्हारा साथ देकर अपने परिवार को धोखा नहीं दूंगा। इससे एलेक्सेई को काफी गुस्सा आता है और वो डिमित्री को मारने लगता है, पर जॉन उसे क्रेवेन के जिंदा होने के बारे में बता देता है, इसीलिए वो डिमित्री को नहीं मारता। तभी फॉरेनर वहाँ जाता है। वो अपनी पावर का यूज करके सब लोगों को एक जगह पर फ्रीज कर देता है और एलेक्सेई के पास चला जाता है। वो कहता है कि क्रेवेन ने मेरे बॉस को मार डाला, तो अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं काफी वक्त से
उसका पता लगा रहा था और अब जाकर मुझे उसके बारे में पता चला है। मुझे मोनेस्ट्री में रोसरी पीस का पॉइजन मिला है और ये रोसरी पीस सिर्फ साइबेरिया के एक खास इलाके में पाए जाते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि क्रेवेन भी उसी जगह पर होगा। ये बात सुनकर एलेक्सी फॉरेनर और अपने साथियों को लेकर क्रेवेन को मारने के लिए चला जाता है। फॉरेनर एलेक्सी को एक पॉइजनस गन दिखाकर कहता है कि इस गन से शूट होने वाले को बहुत ही बुरे सपने आते हैं और शरीर के खास हिस्से पैरालाइज हो जाते हैं। उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये बात सुनकर एलेक्सी खुश हो जाता है। फिर हम क्रेवेन को देखते हैं, वो कैलिप्सो को लेकर अपनी मॉम की प्रॉपर्टी में आ जाता है। वहाँ एक पेंथर उस पर अटैक करती है, पर क्रेवेन बचपन से उसे जानता था और वो उस पेंथर को डराकर वहाँ से भगा देता है। क्रेवेन में बहुत सारी हर्बल मेडिसिन पड़ी थी। उन्हें देखकर कैलिप्सो चौंक जाती है और क्रेवेन से उनके बारे में पूछती है। क्रेवेन उस पोशन की बोतल दिखाते हुए कहता है कि मैं उस दिन के बाद से जानने की कोशिश कर रहा हूँ इस पोशन में क्या क्या चीजें हैं, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। क्या तुम मुझे और पोशन दे सकती हो? कैलिप्सो कहती है कि यह पोशन मुझे अपनी दादी जी ने दिया था। उन्होंने कहा था इससे जो पिएगा उसके जख्म ऐसे भरेंगे जैसे सोचा नहीं होगा। पर अफसोस की बात है कि उसके बाद में दादी जी से नहीं मिल सकी और उनकी डेथ हो गई। तभी क्रेवेन को डिमित्री का कॉल आता है। उस पर एलेक्सी क्रेवेन को अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है, पर क्रेवेन बिना जवाब दिए फोन काट देता है। इससे एलेक्सी को काफी गुस्सा आता है और वो गार्ड्स को क्रेवेन को मारने के लिए जंगल में भेज देता है। गार्ड्स क्रेवेन को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा देते हैं। क्रेवेन को उनके ट्रैप के बारे में पता चल जाता है और उनके ही ट्रैप से उन्हें मारने लगता है। क्रेवेन की पेंथर दोस्त से भी कुछ गार्ड्स को मारकर वहां से भाग जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर डिमित्री एलेक्सी से दूर जंगल में भाग जाता है। गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज सुनकर एलेक्सी को काफी गुस्सा आता है और वो हेलीकॉप्टर की मदद से पूरे जंगल में बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है, जिस वजह से जंगल में आग लग जाती है और हर तरफ धुआं हो जाता है। धुएं का फायदा उठाकर फॉरेनर क्रेवेन को पॉइजन गन से शूट कर देता है, जिस वजह से क्रेवेन एक इल्यूजन में फंस जाता है जिसमें उसकी बॉडी पर बहुत सारी स्पाइडर्स चढ़ जाती है। उन्हें देखकर क्रेवेन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फॉरेनर दोबारा क्रेवेन को पॉइजनस गन से शूट करता है, जिस वजह से क्रेवेन की हालत खराब हो जाती है। वो फॉरेनर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर फॉरेनर उसके हाथ नहीं आता और उसे बहुत पीटता है, जिससे क्रेवेन की हालत खराब हो जाती है। फॉरेनर क्रेवेन को शूट करने लगता है, लेकिन तभी कैलिप्सो वहां आकर क्रॉसबो से फॉरेनर पर अटैक कर देती है। एरो फॉरेनर की आंख में घुस जाता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। कैलिप्सो क्रेवेन को दोबारा वो पोशन पिला देती है, जिसकी मदद से क्रेवेन एकदम ठीक हो जाता है। जॉन डिमित्री को पकड़कर एलेक्सी के पास ले जाता है। जॉन ने फॉरेनर को क्रेवेन को मारते हुए देखा था, जिस वजह से एलेक्सी को लग रहा था कि क्रेवेन मर चुका है, इसीलिए वो अपने साथियों को लेकर वहां से जाने लगता है। मगर जंगली भैंसों का झुंड उनके सामने आ जाता है। भैंसों को देखकर एलेक्सी मेडिसिन ट्यूब को खोल देता है और राइनो में बदल जाता है। इतने वक्त में क्रेवेन भी वहां जाता है तो राइनो उससे फाइट करने लगता है। वो चलते हुए ट्रक से सामने आकर उसे दूर फेंक देता है, जिस वजह से डिमित्री की गाड़ी पलट जाती है, पर डिमित्री को कुछ नहीं होता। क्रेवेन चाकू से राइनो पर हमला करता है, पर राइनो की स्किन बहुत सख्त थी, जिस वजह से चाकू टूट जाते हैं, पर राइनो को कुछ नहीं होता। क्रेवेन के हमले से भी राइनो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्रेवेन को पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। मगर फिर भी क्रेवेन हार नहीं मानता। वो एक आयरन रोड को राइनो के पेट में लगी ट्यूब में घुसा देता है, जिस वजह से राइनो की हालत खराब हो जाती है। क्रेवेन राइनो को भैंसों के बीच में फेंक देता है, जिस वजह से राइनो बुरी तरह से घायल हो जाता है। क्रेवेन उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पास मेरा वो वीडियो कैसे आ गया। राइनो बताता है कि तुम्हारे डैड ने खुद मुझे वो वीडियो भेजी थी। ये कहते हैं राइनो की मौत हो जाती है। क्रेवेन निकोलाई के पास जाकर उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप राइनो को मारना चाहते थे, इसीलिए आपने उसे मेरी वीडियो भेजकर मेरे बारे में बताया, पर क्या आपको डिमित्री की जान की कोई परवाह नहीं थी? निकोलाई कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम मेरे कहने पर राइनो को नहीं मारोगे, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पीछे लगा दिया और मैं ये भी जानता था कि भले ही कुछ भी हो जाए पर तुम अपने भाई दिमित्री को कुछ भी नहीं होने दोगे।
क्रेवन कहता है कि मैं सालों पहले आपको मार सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपको अपना फादर मानता था, पर आपने मेरे साथ गलत किया। आपने मुझे सिखाया था कि मौत से कभी मत डरना, तो आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। अचानक एक भालू वहाँ जाता है और निकोलाई पर हमला करने लगता है। उसे मारने के लिए निकोलाई अपनी गन लोड करते हैं, पर क्रेवन ने पहले से ही गन में से गोलियां निकाल ली थी, जिस वजह से निकोलाई कुछ नहीं कर पाते और भालू ने मार देता है। फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। क्रेवन डिमित्री के बर्थडे पर उससे मिलने के लिए जाता है। डिमित्री कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर मिले, उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मुझे एकदम बदल दिया। अचानक कुछ माफिया वहाँ आकर डिमित्री से बात करने लगते हैं। यह देखकर क्रेवन चौंक जाता है। वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम डेट की प्रॉपर्टी बेचकर ये सब बिजनेस बंद कर देगा, तो आखिरकार अब ये सब क्यों कर रहे हो? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा उस नर्क में जाओ। डिमित्री कहता है कि आपने मुझे उस नर्क में डाला था। आपको लगता है कि आप डेट से बेहतर हैं, पर आप उनसे बदतर हैं। मैं जानता हूँ कि डेट को मरवाने में आपका हाथ था। आपको लगता है कि आप एक मसीहा है, पर आप एक मामूली इंसान है। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। क्रेवन उसके पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। अचानक डिमित्री क्रेवन का रूप ले लेता है। यह देखकर क्रेवन के होश उड़ जाते हैं। डिमित्री कहता है कि तुम जानते हो कि मैं हमेशा से सब लोगों की नकल करता था, बिल्कुल एक गिरगिट यानी कमेलियन की तरह। क्रेवन पूछता है कि आखिरकार वो डॉक्टर कौन है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? डिमित्री कहता है कि आप हमेशा से चाहते थे कि मैं कमजोर रहूं ताकि डेट के सामने आप ताकतवर लग सके, पर अब मैं भी ताकतवर बन चुका हूँ। राइनो और डेट मर चुके हैं। अब मैं हर चीज पर अपना कब्जा कर लूंगा। पहले मैं भी बस लोगों की आवाज निकाल सकता था, पर अब मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। खैर डेट तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर गए हैं। क्रेवन निकोलाई के घर जाता है। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है। उसमें निकोलाई ने लिखा था कि हम सबको एक रास्ता चुनना पड़ता है और अब तुम्हें भी मेरे रास्ते पर चलना होगा, जिससे तुम्हें आगे बढ़ने में आसानी होगी। बॉक्स के अंदर क्रेवन को एक जैकेट मिलती है जो जार शेर की चमड़ी से बनी हुई थी। क्रेवन जैकेट पहनकर खुद को आईने में देखने लगता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।